चलो स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट किया था कल भी ऐसे हमने कि हमारे पास पहले हमने पढ़ा था एटम के बारे में, ठीक है। एटम की जानकारी हमें किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, ठीक है ना। जॉन डाल्टन ने क्या दिया था सर? जॉन डाल्टन ने हमारे पास दिया था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। जॉन डाल्टन ने हमें दिया था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है। इसने बोला था कि जो मैटर है इट्स मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, दोस टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स, ठीक है। एंड एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर, शाबाश, क्या होते हैं? आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, वजन के हिसाब से, शेप, साइज, प्रॉपर्टी के हिसाब से। डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होते हैं? हर किसी लिहाज से डिफरेंट। फिर डिस्कवरी किसकी हुई थी सर? आइसोटोप्स की हुई थी और आइसोबार्स की हुई थी, ठीक है ना। आइसोटोप्स और आइसोबार से क्या यहाँ पे आपके पास डाल्टन में प्रॉब्लम आई? वो ये क्योंकि हाइड्रोजन की जिस तरह 3 आइसोटोप्स है वो हर किसी लिहाज से होने चाहिए सेम, लेकिन अगर देखें प्रॉपर्टीज और कुछ प्रॉपर लाइकवाइज वी टेक द मास के हिसाब से वो क्या है सर? डिफरेंट। टेक एग्जांपल प्रोटियम, डिटीरियम और ट्रीटियम। ये है 3 आइसोटोप्स किसके सर? हाइड्रोजन के। वजन के हिसाब से डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर इनका क्या है सर? सेम है। सो आपके पास ये डिफरेंस आई वहां पे, तो ये लिमिटेशन, वन ऑफ द लिमिटेशन। इस तरह बहुत सारी और भी आई। अब नेक्स्ट आपके पास ये था उसके बाद कि एटम अगर आपके पास है कि आपके पास डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो एटम के बारे में फिर खोज स्टार्ट हुई, है ना। फिर अल्टीमेटली हमने एटम का वजन देखा था, रिलेटिव एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12 आइसोटोप, है ना। क्यों कार्बन 12 आइसोटोप ही लिया था? इससे पहले भी हमने बहुत सारा लिया था। लाइकवाइज हमने ऑक्सीजन यहाँ पे रेफरेंस ली थी, हमने नाइट्रोजन लिया था, हमने क्लोरीन लिया था, लेकिन मेजॉरिटी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास आया दैट कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल। फ्रैक्शन को याद रखना बहुत ही मुश्किल है एज कंपेयर टू इंटीग्रल वैल्यूज। लाइकवाइज आई विल टेल यू द मास इज 10, 20, 25, 30, इसको याद रखना आसान है। लेकिन इफ आई टेल यू द मास इज 15.66, 19.205, 23.596, इसको याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर हमने चूज किसको किया? कार्बन 12 आइसोटोप। और ये कार्बन 12 आइसोटोप से मेजॉरिटी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आया क्या? इंटीजर वैल्यू। बहुतों का फ्रैक्शनल आया, लेकिन मेजॉरिटी का क्या आया सर वहां पे? दैट कम्स आउट टू बी इंटीजर। देन आफ्टरवर्ड्स हमने कार्बन 12 ही क्यों लिया? इसके 2 आइसोटोप है, एक है कार्बन 14, लेकिन सबसे ज्यादा एबंडेंस किसकी है? कार्बन 12, मतलब जो एग्जिस्ट करता सबसे ज्यादा वो यही है। दैट्स व्हाई हमने इसी को यहाँ रेफरेंस लिया, बिकॉज आपको पता है कि एटम का साइज कितना होता है? बहुत ही छोटा। व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? अगर हम देखें साइज ऑफ एटम किस रेंज में होता है, कोई बोल सकता है? टेल मी। इट्स इन एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर, बहुत ही छोटा। 10⁻⁻10 मीटर, इसको क्या कहते हैं? 1 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटा है, वी कैन नॉट सी एटम, हाउ कैन वी मेजर दिस डायरेक्टली? यूज क्या? वेइंग बैलेंस मत ना कर सकते थे। फिर हमने इनडायरेक्टली किया, हमने बोला कि हम रेफरेंस एक एटम को लेंगे, उस हिसाब से देखेंगे बाकी एटम जो है उनका वजन क्या है। तो हमने यहाँ पे किसका लिया था? फिर कार्बन 12 आइसोटोप। उसके हिसाब से हमने बोला हाइड्रोजन का 1 AMU है, नाइट्रोजन का 14 AMU है, ऑक्सीजन का 16 AMU है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। फिर देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंस, हमने बोला चलिए एटम का वजन इतना है, एटॉमिक मास इतना है ना। टेल मी कि आपके पास एक गिवन सैंपल है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। टेक एन एग्जांपल, सपोज आपके पास ऐसा कोई सैंपल है किसी भी एलिमेंट का, इसमें बता कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। फिर उसके लिए कंसेप्ट किसका आया? मोल कंसेप्ट, है ना। फिर आया कंसेप्ट मोल का। और ये मोल कंसेप्ट किसने दिया? देखो मैं आपको समझा रहा हूं एक्चुअली हम कहां पे थे, हमें कहां जाना है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से फिर अल्टीमेटली केमिकल बॉन्ड को पढ़ना जरूरी है। हमने बेसिक से स्टार्ट किया, ठीक है। सो मोल कंसेप्ट किसने दिया था? एमिडो एवोगाड्रो, ठीक है ना, एमिडो एवोगाड्रो। फिर आपने बोला कि मोल कंसेप्ट से हम निकालते नंबर ऑफ पार्टिकल, रिलेट कर सकते हैं वजन के साथ, ये सारी कहानी वहां पे हमने डिस्कस की। लेकिन फिर हमारे पास प्रॉब्लम आई यहाँ पे और एक चीज कि देखिए जिस तरह आपने बोला आइसोटोप से, आइसोबार से, एक्चुअली एटम में ऐसा क्या चीज है कि डिफरेंट एटम्स दो बार किसी प्रॉपर्टी के हिसाब से सिमिलर है। जिस तरह आइसोबार्स, टेक एन एग्जांपल आइसोबार, आर्गन, कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका मास कितना है? 40, इसका मास भी कितना है? 40। देखो ये तो डिफरेंट एलिमेंट्स है, बट एटम इनका वजन क्या है सर? सेम। सो ऐसा क्यों है? होना चाहिए था डिफरेंट। इसी तरह प्रोटियम, डिटीरियम, ट्रीटियम, ठीक है, ये होने चाहिए सिमिलर वजन के हिसाब से भी, लेकिन देखो वजन के हिसाब से क्या आ रहा है सर? डिफरेंट। तो प्रॉब्लम किस में थी? अब खोज स्टार्ट हुई किसके बारे में? एटम। फिर उसके बाद पढ़ा आपने एक नया चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ
एटम। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइक थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल, फिर आपने पढ़ा बोहर्स मॉडल, फिर आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा, और सबसे आपको यही जानकारी मिली क्या कि एक्चुअली इट इज द एटॉमिक नंबर, है ना, इट इज Z, Z मीन्स एटॉमिक नंबर। अगर X कोई एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है सर, Z से। इसका मास नंबर मतलब एटॉमिक मास किससे, A से डिनोट किया जाए। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है आपको देनी, तो आप इजीली बता सकते हैं ये एलिमेंट कौन है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इट इज द वैलेंशियल, सारी प्रॉपर्टीज उसी पे डिपेंड है। फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपने सीखा, जो नया चैप्टर से पहले फिर पढ़ा था, हमने बोला पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कि हम कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला सारे एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स आर देयर, है ना, देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स, है ना, 118 एलिमेंट्स की अलग अलग से प्रॉपर्टीज आज मैं आपको बता दूं, याद रखना कितना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज आपको रिमेंबर करनी है अलग अलग से, तो हेक्टिक होगा। फिर हमने बोला कि नहीं, आपके पास एक ऐसा मेथड होना चाहिए, क्लासिफिकेशन आनी चाहिए जिससे आसान हो इन सब की प्रॉपर्टीज को रिमेंबर करना। फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन आई, लाइकवाइज किसने पहले, डोबरेनर ने दी, फिर न्यूलैंड, ठीक है ना, फिर मेंडलीव ने दी, फिर अल्टीमेटली आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मोजली ने उसने दी थी, और उसने भी बोला कि एक्चुअली इट इज द एटॉमिक नंबर ऑन विच ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज शुड डिपेंड, ठीक है। अब ये सारी कहानी अभी तक हमने पढ़ी। अब क्या कहानी पढ़नी, अब ये कहानी थी। देखो कुछ सवाल हमारे पास है। पहला सवाल हमारे दिमाग में ये है कि आपके पास व्हाट इज द अल्टीमेट फोर्स, वो कौन सा फोर्स है जो कि होल्ड करता है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, होल्ड डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पहला सवाल मेरे दिमाग में यही आ रहा है, और शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि वो कौन सा एक्चुअल फोर्स है जो कि डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में क्या करता है सर, होल्ड करके रखता है ना। सवाल पहला, सपोज मैं आपसे कह दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल है, तो इसमें कार्बन के एटम से और ऑक्सीजन, है ना, फिर बंधे हुए अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वहां पे है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं सोडियम का सैंपल, तो उसमें सोडियम के एटम्स है, या अगर कंपाउंड की बात सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोरीन कैसे आपस में जुड़े, व्हाट इज दैट अल्टीमेट फोर्स जो इनको होल्ड करके रखता है। ये एक सवाल मेरे पास था। दूसरा सवाल ये है कि आपके पास कुछ एटम्स कंबाइन करें, व्हाई एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, है ना, क्यों कंबाइन करते हैं। तो पहला सवाल ये था, तो दूसरा सवाल हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि व्हाई एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर। आपस में क्यों ये ज्वाइन करते हैं, कौन, डिफरेंट, चाहे वो सिमिलर टाइप के या डिफरेंट, ठीक है ना, कार्बन कार्बन के साथ मिले, या कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिले, हाइड्रोजन बाकी एलिमेंट के साथ मिले, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं आपस में क्यों कंबाइन यहाँ पे करते हैं, ये दूसरा सवाल है। और ऐसा ही नहीं, क्यों कुछ एटम्स किसी के साथ मिलते हैं, कुछ एटम्स नहीं मिलते, है ना। अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पे कि इनर्ट गैसेस है ना, आपने सुना है इनर्ट गैसेस, इनको इनर्ट इसलिए कहा जाता है, इनर्ट के माने हैं अलग थलग, और ये रिएक्ट वैसे नहीं करते, ठीक है ना। तो आपको पता है इनर्ट गैसेस है ना, डू नॉट रिएक्ट। अभी मैं आगे जाके समझा दूंगा कि ये भी कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन अभी मान लीजिए अभी की लेवल तक हमें मालूम है कि ये रिएक्ट नहीं, अगर करते भी है ना अभी के वक्त बहुत कम, लाइक नियॉन, हीलियम, आर्गॉन, ये तो कंपाउंड्स कभी भी नहीं बनाते हैं, रेयरली देखोगे कोई कंपाउंड। रेडॉन के कुछ है, जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स हमारे पास हैं, बट एक्सट्रीम कंडीशंस पे वो बनते हैं। ऐसा क्यों है कि ये आपके पास इनर्ट होते हैं, इनर्ट गैसेस, ठीक है ना, या आपके पास कुछ एलिमेंट्स क्यों किसी के साथ रिएक्ट करते हैं और बाकी एलिमेंट के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। आई विल गिव एन एग्जांपल, मेटल्स यूजुअली कंबाइन होते हैं किसके साथ, नॉन मेटल। मेटल और मेटल आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं, आप बोलोगे नहीं करते हैं सर, मैं बोलूँगा क्यों, उसका रीज़न होना चाहिए। आप कोई एटम किसी के साथ कंबाइन हो रहा है, क्यों हो रहा है, अगर नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए। इतना ही नहीं, और एक सवाल हमारे पास है, वो ये है कि जो आपके पास डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, टेक एन एग्जांपल, बचपन में पढ़ा होगा, 10th 9th में पढ़ा होगा, मीथेन, है ना, टेक एन एग्जांपल मीथेन CH4, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है
सी, यहाँ H होता है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। और अगर मैं आपको बोलूँ इसकी जो ज्योमेट्री है ना, इट इज़ टेट्राहेड्रल, सुना है, टेट्राहेड्रल। और अगर मैं बता दूँ ना ये जो एंगल होता है इनके दरमियान, इट्स 109 डिग्रीज 28 मिनट्स, मैं लिखूँ आपके लिए 109.5 डिग्रीज, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैंने बता दिया आपको, आपके दिमाग में नहीं घुस रही है अभी, क्यों? क्योंकि यही इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। मतलब ये जो डिफरेंट आपके पास कन्स्टिट्यूएंट, आपके पास पार्टिकल्स है ना, ये डिफरेंट कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे अरेंज्ड है ना। कार्बन के इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन है? 4। अब ये 4 हाइड्रोजन कैसे आप इसके इर्द गिर्द, क्या वो आपके पास 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे अरेंजमेंट है? मैंने बोला ये एंगल कितना है? 109.5 डिग्रीज। क्यों? ये क्यों नहीं 110 डिग्रीज है? ये क्यों नहीं 120 डिग्रीज है? क्यों मैंने बोला टेट्राहेड्रल शेप है? क्यों नहीं कोई और शेप है? इट मीन्स कि यहाँ पे हमें और एक सवाल मिलता है, व्हाट इज द शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। शेप और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एटसेट्रा। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे जो आप बताना चाहते हो, ठीक है। सो ये कुछ सवाल है जो कि मतलब बेसिक है और यूजुअली इनका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। इसी चैप्टर में आफ्टर नोइंग दिस चैप्टर आप कंप्लीट करोगे, ये सारे सवालों का जवाब भी आपको मिलेगा धीरे धीरे, ठीक है। सो इन्हीं सवालों का जवाब खोजने के लिए वक्तन फवक्तन आई क्या? थियरीज ऑफ बॉन्डिंग, थियरीज ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। तो क्योंकि इनका जवाब देना था ना, ठीक है ना। विद टाइम गुजरता गया, डिफरेंट बॉन्डिंग्स थियरीज आई किसके रिगार्डिंग? दैट इज रिगार्डिंग द बॉन्डिंग। जिस तरह मैंने बोला कि एटम के मुतालिक खोज शुरू की पहले, सबसे पहले किसने की थी? जो मॉडल पहला दिया अगर हम कहेंगे थॉमसन ने, फिर दिया यहाँ पे आपके पास रदरफोर्ड ने, बोहर ने, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो डिफरेंट साइंटिस्ट वहाँ पे आए जिन्होंने अपना अपना योगदान वहाँ पे दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। अब यहाँ पे भी अब इन सारे सवालों के ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, इन सब का जवाब देने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि हम बता देंगे इन सारे सवालों का जवाब। कुछ ने तो कुछ कोशिश की, कुछ सवालों का जवाब मिल गया, कुछ सवालों का जवाब नहीं मिला। तो फिर उसके बाद और एक आया और अल्टीमेटली अभी हमारे पास जो आपके पास थ्योरी है उससे कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें आपके पास थी, जो सवाल थे, वो सारे सवालों का जवाब निकलता है, ठीक है। सो डिफरेंट थियरीज ऑफ बॉन्डिंग क्या क्या थी? मे बी आपने 9th क्लास में एक थियरी पढ़ी होगी। पहली थियरी है दैट इज लेविस कोसल थियरी, लेविस कोसल थियरी, ठीक है। ये पहली हमारे पास है, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट थियरी रिगार्डिंग द बॉन्डिंग, ठीक है। सो हमारे पास बॉन्डिंग के रिलेटेड जो पहली थियरी आपके पास आई वो आई लेविस कोसल थियरी, ठीक है। सेकेंड थियरी जो इसके रिगार्डिंग आई दैट वाज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, वेस्पर थियरी इसको कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। थर्ड थियरी जो आई दैट वाज वीबीटी। फोर्थ जो आपके पास आई दैट वाज मॉडिफाइड वीबीटी, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और फिर मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आई हमारे पास एमओटी, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। इट इज वैलेंस बॉन्ड थियरी। और सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें। बॉन्ड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये किस पे किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ये सारी कहानी हमें इसी पूरे चैप्टर में पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बात आई समझ? तो स्टार्ट करते हैं। पहली थियरी दैट वाज लेविस कोसल थियरी। उससे पहले हमें पता होनी चाहिए व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड। सो अगर मैं आपसे कह दूं व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड, क्या होता है केमिकल बॉन्ड? सो व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? हाँ बोलो, हाँ बोलो, अरे बोलो, अरे डेफिनेशन नहीं दी ना, आप कुछ भी बोल सकते हो, गाली के बगैर कुछ भी बोल सकते हो। केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? अरे ये मत है कि आप बोलो कि मैं विच होल्ड्स क्या पानी छो ना, छो पानु गोटे बिचारस ना,
क्या होता है, अरे सिंपल, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जो होल्ड करके रखता है आपस में, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं. सो इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो इट इज सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds different constituent particles. Together. जो फोर्स हमारे पास इन सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं. जिस तरह आपने सुने होंगे बहुत सारी केमिकल बॉन्ड्स है, ठीक है ना. जरा बता दो कौन कौन सा केमिकल बॉन्ड है. एक बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, सुना होगा है ना. इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. दूसरा बॉन्ड शाबाश कोवैलेंट बॉन्ड, शाबाश कोवैलेंट. इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं, नेटवर्क बॉन्ड. और एक बॉन्ड आपने सुना होगा नाम, शाबाश, हाँ वो तो टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फिर आता है, उस टाइप पर्टिकुलर टाइप, फिर वो तो सब टाइप आते हैं इनके. और एक टाइप दैट इज हाँ वो भी आएगा वेंडरवाल फोर्स में. और एक आपके पास आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट. और दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड. ठीक है. जिस तरह इसने बोला कि आपके पास है वेंडरवाल फोर्सेस, और वेंडरवाल फोर्सेस में बहुत सारे आएंगे, लंदन फोर्सेस, कीसम फोर्सेस, ठीक है ना. डाइपोल फोर्सेस आ जाएंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड, जिस तरह आपके पास स्पेशल टाइप का डाइपोल फोर्स है. और एक फोर्स आपके पास है, आपने सुना होगा ना, मे बी आपको हंसी भी मत आएगी, दैट इज अ बनाना बॉन्ड, है ना, बनाना बॉन्ड. इसका असल में नाम है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ठीक है. इस तरह वेंडरवाल में पढ़ोगे आप हाइड्रोजन बॉन्ड, पर्टिकुलरली 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, मतलब यहाँ पे 3 एटम्स 2 ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ शेयर करते हैं. ठीक है. इसको क्या, ये बैक बॉन्डिंग में आप पढ़ोगे, बैक बॉन्डिंग नहीं, क्या बैक बॉन्डिंग. ठीक है. ये वहां पे डिस्कस, मेन तो आपको ये तो आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो कम से कम पता होनी चाहिए. ये आप पढ़ते थे एक वेंडरवाल फोर्सेस, एक चैप्टर होता था दैट वाज स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन वो डिलीटेड है पिछले साल भी और इस साल भी और आने वाले वक्त में भी फिलहाल. ठीक है. वो तो केमिस्ट्री में आप पढ़ते थे, लेकिन फिजिक्स में दैट्स KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वहां पे वेंडरवाल फोर्स का जिक्र है थोड़ा सा. ठीक है. सो यहाँ समय व्हाट इज अ सिंपल केमिकल बॉन्ड क्या होता है, और डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड पढ़ने हमें, लेकिन इन बॉन्ड्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम थोड़ा आगे जाते हैं, जो कि पहली थियरी थी, दैट इज लेविस-कोसल थियरी. सो लेविस ऐसे लिखेंगे, Lewis-Coastal theory of bonding. So this was the first theory that was given by Lewis and Coastal. They independently give different points. Independent में अलग अलग से. Lewis ने भी कुछ चीजें बोली, like आपने सुना होगा 10th क्लास में सुना होगा, एक चैप्टर होता था केमिस्ट्री में, कार्बन एंड इट इज कंपाउंड, है ना. तो इसे खो चांद आते हैं, और उसमें पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, CO2 का, CH4 का, और उनको हम कहते हैं एक्चुअली लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स. ठीक है. वो लेविस ने दिए थे वो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स. ठीक है. और वहाँ पे आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड के बारे में भी थोड़ा, और मेजॉरिटी में आपने पढ़ा होगा वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पे यूजुअली कार्बन तो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड्स. ठीक है. सो वहाँ पे भी जिक्र है कि एक्चुअली व्हाट इज द अल्टीमेट फोर्स इनके दरमियान, वो कोसल ने बोला था. सो व्हाट वाज दिस थ्योरी, दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन, शाबाश, ये थ्योरी, दिस थ्योरी was based on octet rule, है ना, based on octet rule. सबसे भी ये तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना होगा इसके बारे में, octet rule क्या चीज हमारे पास है.
ये थियरी ऑक्टेट रूल पे बेस्ड थी, ठीक है। सो व्हाट इज एन एक्चुअली ऑक्टेट रूल, क्या होता है, ठीक है। इनने बेस क्यों ली थी, इन्होंने बोला था जस्ट लाइक टेक एन एग्जांपल, दोज आर इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस। शाबाश, बताओ इनर्ट गैसेस कौन कौन से हैं। पहला इनर्ट गैस कौन सा है, हीलियम है। शाबाश, फिर कौन सा आता है, नियॉन आता है, फिर शाबाश, फिर ऑर्गेनिज्म। हाँ शाबाश, इनके एटॉमिक नंबर्स बताओ बोलो। 2 10 18 शाबाश बोलो। 36 प्लस 18 कितना होता है, 54। फिर 32 करो ऐड, कितना आता है, फिर अरे ये वो उधर देख रही है पीरियोडिक टेबल पे, आप क्यों हैरान हो रहे हैं। हाँ हाँ, इतना मत हैरान हो जाओ। हाँ ताकि को चौंक गए क्या। हाँ अच्छा, आपको लग रहा है दिमाग में मत प्लस कर रहे हैं, माची करान हो। महविश गए ये क्या टाइम इस महक गए परेशान है, मैंने यूथ मैथ खतरनाक याद क्या दिल लगे। हाँ सो अगर आपको मालूम होगा इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखी थी। व्हाट वाज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP6 NP6, लेकिन हीलियम को छोड़ के यार बाम रे बेचारे, इस बार से वो मचा इस गलत कमरस में। हाँ चलो इधर से, नहीं मैंने ये गई गॉड और शॉक, फिर मुझे पता चला कि नहीं मैं भी शॉक में आ गया। हाँ सायका कहाँ थे आप, हाँ स्कूल थे, में आज शेंगे गए। हाँ चलो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP, लेकिन किसके बगैर, इसके हीलियम जिसकी है NS2 है ना। सर ये कैसे मतलब लास्ट के शेल्स को आप ये करते हो, मुझे मतलब नहीं आता ओके, मतलब ये आता है करना, लेकिन आप जो लास्ट में करते हो ना दो मतलब S और P का, अच्छा मुझे आता है, मतलब मुझे पहले से करना। कोई बात नहीं, अलग से मैं सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा सिखाने की। देखिए ये सारे कौन से एलिमेंट्स है, P ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, और किस में आते हैं, ग्रुप 18 में। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, P सब शेल में, तभी मैंने एंड में लिखा यहाँ P। अब N क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे अगर पीरियोडिक टेबल में बता दिया जाए इट रिप्रेजेंट्स द पीरियड नंबर, ठीक है ना, किस पीरियड में आता है। तो पीरियड्स कितने होते हैं, 7। तो अगर बात करें हीलियम की, ये किस पीरियड में आता है, फर्स्ट, तो इसकी क्या आती है 1s2, S में हमेशा 2 हो गए इसके लास्ट, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो 1s2, ठीक है। अच्छा नियॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर 10, और ये सेकंड पीरियड में आता है, तो लास्ट में आएगा 2s2 2p शाबाश 6। एक्चुअली पहले आता है 1s2, फिर लास्ट में क्या आता है 2s2 2p6। सेकंड शेल है ना लास्ट, वैलेंस शेल किसे कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए वही हमें यहाँ पे बताने, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि इट इज द वैलेंस शेल विच टेक पार्ट इन अ बॉन्डिंग, आप पढ़ोगे लेटर ऑन। और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीखी थी, किस पे, इट वाज बेस्ड ऑन द क्या कहते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। और फिर देखा था हमने चाहे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, रेडियस, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, ये सारा वैलेंस शेल पे डिपेंड करता है। क्या वो नज़दीक है न्यूक्लियस के, क्या वो दूर है, सारी प्रॉपर्टीज उसी पे डिपेंड करती है, तभी हम ज़्यादातर इसी को लेते हैं। फिर क्या आएगा आर्गॉन का, बताओ 3s2 3p6, ये थर्ड पीरियड में, ये किस में, फोर्थ, क्या आएगा 4s2 4p, इस तरह अप टू सो ऑन, 5s2 6s2 7s2 7p6, ठीक है। अब देखो इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं सर, इनके लास्ट शेल में जो इनका लास्ट शेल है, जिसको हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल दैट एज वैलेंस शेल। जो लास्ट शेल इनका है दैट इज अ वैलेंस शेल। उस वैलेंस शेल में हमारे पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ठीक, फिर क्या हुआ उससे, इन्हें बोला देखो ये जो इनर्ट गैस है, इनका नाम इसीलिए इनर्ट पड़ा क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते, दे डू नॉट रिएक्ट, इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, ये रिएक्ट नहीं कर, मतलब इनके कोई कंपाउंड से एग्जिस्ट। ये किनका कहना था, लेविस और कोस्टल थ्योरी का, ठीक है। इन्हें बोला ये कि ये रिएक्ट नहीं करते, और कारण इन्हें ढूंढा, बोला कि एक्चुअली इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन।
तभी रिएक्ट नहीं करते। अगर रिएक्ट नहीं करते तो यही इनका कारण है, मींस की रीजन है किसका, स्टेबिलिटी का। अब अगर ये स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी इनकी किसकी वजह से है, 8 इलेक्ट्रॉन इनके लास्ट शेल में। अगर छोड़े किसको, हीलियम, जिसमें ड्यूप्लेट आता है, ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसके सिवाय बाकी में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। इन्हें ये बोला कि देखिए ये तो रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इनके कोई भी कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। कोई कंपाउंड एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और यही बेसिस इन्होंने बोली कि हर कोई एलिमेंट रिएक्ट इसलिए करता है ताकि इस टाइप की स्टेबिलिटी को अटेन कर पाए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए वो यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। और उसी रूल को इन्होंने क्या बोला था, ऑक्टेट रूल कहा था, ठीक है ना। एक्चुअली एक कंसेप्ट ऑफ क्यूब दिया, उन्होंने दिया किसका कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ क्यूब। बोला कि जिस तरह आपको मालूम है कि मान लीजिए आपके पास एक क्यूब है, ये जो क्यूब आपके पास है, मान लीजिए इसके सेंटर पे न्यूक्लियस और इसके 8 कोनों पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये तभी आपके पास क्यूब विद स्टैंड रहेगा जब इसके ये 8 कॉर्नर्स हो गए और यहाँ ये कॉर्नर से प्रेजेंट क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन, और बीच में मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है ना। तो इस तरह यही भी बोला ने, मान लीजिए क्यूब एक वैलेंस शेल है, ये आपके पास एक वैलेंस शेल है, तो वैलेंस शेल आपके पास स्टेबल तभी होगा, मान लीजिए पूरा एटम फिर स्टेबल होगा उसका, जब उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और इस रूल को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल, ठीक है ना। सो एवरी एलिमेंट, हर कोई एलिमेंट क्या करता है कोशिश, एवरी एलिमेंट ट्राई टू, शाबाश, attain nearest noble gas configuration, nearest noble gas configuration। हर कोई कोशिश यही करता है। ये अटेन हो गई तो वो क्या बन गए, स्टेबल। स्टेबल बन गए तो यहां पे रिएक्ट नहीं कर पाए। तो कारण भी यही बोला इन्हें, काज ऑफ बॉन्डिंग क्या है, ये है हमारे पास काज ऑफ बॉन्डिंग। काज का मतलब वजह। देखिए इनको जवाब देना था ना, हमने स्टार्ट में बोला, स्टार्ट में क्या चीज बोली हमने बोला कुछ हमारे पास सवाल है जिनका हमें जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल क्या था हमारे मन में कि अल्टीमेट फोर्स, हमने बोला केमिकल बॉन्ड। अब ये किस टाइप का होता है वो तो डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह आयनिक बोला हमने बोला डिफरेंट टाइप्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वैन डर वाल्स, जो भी आपके पास है। फिर हमने बोला कि एक्चुअली क्यों रिएक्ट करते हैं, वाई एलिमेंट जो हमारे पास है ना, एटम्स, ये क्यों कंबाइन करते हैं आपस में, और जो आपके पास इनर्ट गैसेस है ये क्यों नहीं रिएक्ट यहाँ पे करते हैं। हमने बोला कि इनर्ट गैस इसलिए नहीं, इनके हिसाब से, क्योंकि हम लेविस कोसल थ्योरी के पास है, इन्होंने बोला इसलिए नहीं रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। क्योंकि इनके कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तब तो कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, खोजा नहीं था, डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इन्हें बोला तभी ये स्टेबिलिटी का हम क्राइटेरिया लेंगे। इस रूल को इन्हें ऑक्टेट रूल कहा। और हर कोई रिएक्ट करना चाहता है इस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। लाइक मैं बता दूं आपको, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है ना, 18। उसके नजदीक, मतलब हर कोई जो नजदीक उसके होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20 है ना। ये कोशिश क्या करेगा, मैं किस जैसा बनूं, आर्गन जैसा, है ना। तो तभी तो कैल्शियम करता 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है ना। आपने सुना होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। इस तरह अगर मैं बात कर दूं यहाँ पे टेक एन एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, बचपन में पढ़ा होगा, सोडियम क्लोराइड। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है जरा बता दो। सोडियम बता दो, इसके सिंपल वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेंगे, K शेल में 2, L शेल में, M शेल में 1, 11 है ना एटॉमिक नंबर। अब ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा लास्ट शेल में कितने आने के लिए, 8। 7 कोई देगा, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आ जाओ, कम इन। उधर है जगह। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, अरे बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड तो कर सकते हैं, लेट्स सपोज टेक एन एग्जांपल, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब दूसरा करना है, ज्यादा लगेगी काम, ज्यादा।
और एक करने तो और ज़्यादा, जितनी सिस्टम की एनर्जी होगी ना वो सिस्टम उतना ही अनस्टेबल होता है। थर्मोडाइनमिकली मोर इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम लेस इज इट स्टेबिलिटी। नाउ टेल मी, अगर मैं इसको 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, क्या ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा? नो सर। सबसे बेहतर चीज़ क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसी शेल में निकाल दो, अब ये शेल गायब हो जाएगा और एल शेल बनेगा, वैलेंस शेल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। ठीक है, बात आई समझ? ठीक है, तो इसने क्या करना है? इसने ये करना है कि Na पॉजिटिव बनाना है और अल्टीमेटली यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देगा। दिया एक इलेक्ट्रॉन, अब क्या आएगा? K शेल में 2, एल शेल में 8। अब इसका यही बन गया कौन सा शेल? वैलेंस शेल। इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, बन गया स्टेबल। ठीक है, अब स्टेबल पूरा इस तरीके से नहीं हुआ, अब तो दिया इसने, बन गया कैटाइन। अब इसी तरह साथ में क्या आया? क्लोरीन। उसके K शेल में 2, एल शेल में 8, M शेल में 7। तो इजीली एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, क्या बनेगा? Cl नेगेटिव, है ना सर? तो यहाँ पे K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 8, इसका वैलेंस शेल हो गया पूरा। पूरा होने पे हम कहेंगे आपके पास नियरेस्ट, कौन सा नियरेस्ट गैस है इसका? नोबल गैस आर्गन, है ना? ये किस जैसी है? आर्गन जैसी, है ना? ये किस जैसी है? नियॉन जैसी। तो की नहीं इसने अटेन कैसे स्टेबिलिटी? क्योंकि नियरेस्ट नोबल गैस जो होगा उस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे हासिल करना चाहता है। फिर इन्होंने बोला कि जो एक्चुअली आपके पास है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये कैटाइन है और वो एनाइन है, इनको आपस में बैलेंस करता है। दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय अ फोर्स दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट टाइप ऑफ बॉन्ड वी कॉल्ड एज, बोलो बोलो बोलो, अरे गुपनो, विनो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। Why it is called ionic bond or electrovalent bond? Sir, electrovalent bond or ionic bond is that type of bond in which gain or loss of electrons takes place. Complete transfer of electrons. देखो इसने दिए completely और इसने लिए यहाँ पे। ठीक है, so what type of electrovalent bond it is? A bond in which complete, शाबाश, transfer of electrons takes place, that is gain and loss। ठीक है, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बात है समझ? टेक एन एग्जांपल, NaCl की फॉर्मेशन। तो सोडियम देता है, क्लोरीन लेता है, क्यों? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए। हासिल इसी तरीके से की जब सोडियम ने एक लूज किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया वहां पे, और अल्टीमेटली इनको आपस में बैलेंस किया, आपस में नजदीक कन्वेंशनल पार्टिकल्स को रखा। किसने? एक टाइप ऑफ बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्जेस के दरमियान यही अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमने बोला ना व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? विच इज attractive bond, attraction, force of attraction which holds different constituent particle with together, है ना? so यहाँ पे वो किस टाइप की है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तभी इस बॉन्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इस नाम से। अब आयनिक क्यों? क्योंकि यहाँ आयन्स बनते हैं, एक बनता है कैटाइन, है ना सर? ये है कैटाइन, जब मिलता है एनाइन के साथ तब इसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, बात है समझ? अब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए? गेन या लॉस, उस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं या आयनिक वैलेंसी कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किसी ने या लॉस। ठीक है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे कह दूं सोडियम की कितनी है? बोलो 1। क्लोरीन की कितनी है? 1। यहाँ पे अगर बात कर ले, ठीक है, आई बात समझ? क्लियर? अच्छा, इसी तरह जरा बता दो इसके लिए MgCl2 की फॉर्मेशन। बोलो MgCl2। ठीक है, MgCl2 में क्या होता है? मैग्नीशियम, है ना? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 2। तो ये करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को लूज इजीली। अब तो मैंने समझा दिया क्यों करेगा ऐसा। ठीक है ना, लूज क्यों, गेन क्यों नहीं करेगा? आयनिश एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, अनस्टेबल बनेगा। और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या बनेगा? K शेल में 2,
L शेल में R कि जैसा बना, ये बन गया नियॉन जैसा, बन गया ना। फिर यहाँ पे क्लोरीन तो पता ही है। अब यहाँ पे मैग्नीशियम एक के लिए कितने क्लोरीन आने चाहिए? 2। वो इसलिए 2 आने चाहिए क्योंकि एक क्लोरीन पे आपके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज, 2 क्लोरीन पे 2 नेगेटिव, और इस पे 2 पॉजिटिव, तभी तो हो गया आपस में क्या? न्यूट्रलाइज हो गए ना, आपस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनेगा कंपाउंड जब बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे भी कौन सा टाइप का बॉन्ड है? दैट इज विच टाइप? आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या होगी? वैलेंसी कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसी तरह आप कह सकते हो शाबाश AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में एल्यूमिनियम की बात करें, K शेल में 2, L शेल में 8, M शेल में 3, 13 है ना ले, तो ये कितने लूज करेगा? 3। फिर आपके पास 3 आ जाएंगे क्लोरीन, है ना, AlCl3 बनेगा आपके पास यहाँ पे। और अगर एल्यूमिनियम की बात करें, कितनी आएगी वैलेंसी? 3 आने वाली है वैलेंसी यहाँ पे, आयनिक वैलेंसी या कोवैलेंसी, ठीक। होप यू अंडरस्टूड, फाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेविस ने क्या बोला था? लेविस ने अपने सिंबल्स दिए थे, उनको क्या कहते हैं? लेविस सिंबल्स। सो व्हाट आर एक्चुअली लेविस सिंबल्स? लेविस सिंबल्स में आपने देखा होगा यूजुअली जो डॉट्स होते हैं, लेविस सिंबल्स में जो हमारे पास डॉट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट क्या करते हैं? दे रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेविस सिंबल्स में जो डॉट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, सोडियम की वैलेंसी। अच्छा, पहले वैलेंसी आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आउटर मोस्ट में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? ये भी सही है, अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3 या 3 से कम हो गए, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तब हम कहते हैं 8 माइनस, शाबाश, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल, कार्बन। कार्बन में लास्ट शेल में कितने होते हैं? 4, तो इसकी वैलेंसी आएगी 8 माइनस 4, दैट इज 4। अगर बात करें नाइट्रोजन, लास्ट शेल में कितने आते हैं? 5, इसकी वैलेंसी आएगी 8 माइनस 5, दैट इज 3। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने आते हैं? 6, इसकी वैलेंसी आएगी 8 माइनस 6, दैट इज इक्वल 2। सोडियम के लास्ट शेल में 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, 3 या 3 से कम है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी। फिर बॉन्डिंग में हम अच्छे से पढ़ेंगे एक्चुअली वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि दीज आर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है वैलेंस शेल में, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है ना। और अपनी वैलेंसी को बढ़ा भी सकते हैं, जिस तरह नाइट्रोजन अपनी वैलेंसी उसकी है 3, ये बढ़ा सकते हैं अप टू 4 तक, ठीक है। लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +3 तक ही रहेगी। ये सारी चीज़ें क्या है आगे आने वाले वक्त में समझोगे, ठीक है। सोडियम जो आपके पास है, इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1, तो 1 डॉट बनाया, शाबाश। बात करो कार्बन की, कितने? 4, तो 4 डॉट्स आप बनाते हो। बात करें नाइट्रोजन की तो आप 5 बनाते हो, ठीक है ना। अच्छा, बात करें क्लोरीन की तो 7। अभी इनकी वैलेंसी नहीं रिप्रेजेंट करता, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंसी इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ग्रुप वैलेंसी क्या है, इसकी 1, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 1, ठीक है ना, 17 में आएगा। अच्छा, इसी तरह अगर बात करें ही नियॉन की तो इसके लास्ट शेल में 8 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह बहुत सारे आप बना सकते हैं, ठीक है। दीज सिंबल्स आर सिंपली कॉल्ड लेविस सिंबल्स इन। सो अगर आपको बता दिया जाएगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज लेविस सिंबल्स, यू विल से दैट दीज लेविस सिंबल्स व्हाट दे रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इसके आउटर मोस्ट शेल में होगी प्रेजेंट, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग एज, शाबाश, क्या कहते हैं इसको? वैलेंसी कहते हैं। या आप ऐसे इसको डिफाइन करते हैं कि 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ोगे आगे जाके कि एक्चुअली जो आपके पास होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में, ठीक है। बात आई समझ? ये बात आई समझ? दिस वाज ऑल अबाउट कि लेविस कोसल थ्योरी। थोड़ा सा आपको लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें समझा दिया कि एक्चुअली बॉन्ड क्यों बनता है, किस रीजन से। बहुत सारी ज़्यादातर तो इनकी लिमिटेशन ही आई, वो आने वाले वक्त में वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें लाइक वाइज आई विल टेल यू। ठंड लग गई? अच्छा, ठंड लग गई।
चलिए ओके। अच्छा फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप का बॉन्ड हमारे पास है, दैट वी क्या क्या कहते हैं उसको, कोवेलेंट बॉन्ड। What is a covalent bond? Exactly, it's a type of bond, शाबाश, जिसमें क्या होती है सर, in which mutual sharing of electrons takes place। म्यूचुअल का मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल दिस टाइप ऑफ बॉन्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड, इसे कहते हैं, जिसमें दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देंगे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए। क्यों? इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट, इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट। लेकिन आगे आने वाले वक्त में हम समझेंगे इवन दो ऑक्टेट पूरा ना भी हो तब भी ये टाइप का बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, विल टेक अनदर एग्जांपल, आगे जाके सीखेंगे डिफरेंट एग्जांपल इसके बारे में। ठीक, लाइकवाइज एग्जांपल हम समझते हैं, एग्जांपल के तौर पे शाबाश, फॉर्मेशन ऑफ सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल O2 की फॉर्मेशन कैसे होती है? ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, बोलो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। ठीक है ना, सो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। उधर ही वेट करो। O2 जो हमारे पास है, इसमें ऑक्सीजन में लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास भी कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब ऐसा होगा कि अल्टीमेटली आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में म्यूचुअली क्या करते हैं? शेयर। देखिए अगर ऐसा होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 4, इसने 2 दिए और इसने भी 2 दिए, ना तो ये इसके है ना तो ये इसके, ये दोनों के। इट्स लाइक ए टग ऑफ वॉर। ठीक है ना, कि रस्सी जो है ना, आपके पास जो 2 टीम्स पकड़ते हैं, ए और बी टीम, ना तो ए टीम की है ना तो बी टीम की, जब तक कि कोई वाली जो आपके पास दोनों में से एक टीम है अपनी तरफ जो स्ट्रांग होगी अपनी तरफ खींचे। ये रस्सी दोनों की है, ए टीम की भी है बी टीम की भी है, इसका हक दोनों का है। ठीक है, टग ऑफ वॉर में दोनों खींच सकते हैं। इन द सेम वे जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 4 है ना, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों का हक है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन का भी और इसका भी। अब इसके पास कितने आए? ये 4 और ये 4, टोटल कितने आ गए? 8। तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया सर? पूरा हो गया ना। अब इसको देखो 1 2 3 4 और 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट क्या हो गया सर? पूरा हो गया। सो इसने बना दिया ऑक्टेट पूरा, उसने भी ऑक्टेट पूरा। अब म्यूचुअल शेयरिंग से ऐसा हुआ, तब ये किस टाइप का बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। तो O डबल बॉन्ड O बनता है। दिस वी कॉल्ड एज, बचपन में पढ़ा होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं इसे। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बचे ना, ये वाले कौन से वाले? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास 2 पेयर, इसके पास भी 2 पेयर, मतलब जोड़ी। ठीक है ना, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्या इन्होंने बॉन्डिंग में शिरकत की? नहीं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड लोन पेयर्स। क्या कहते हैं? लोन पेयर्स, मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन्हें कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली मुझे लोन पेयर समझाना, तभी मैंने डायरेक्टली ये एग्जांपल ली। ठीक, या समझ। सो व्हाट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड इज दैट टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। ठीक, अच्छा इसमें टाइप्स, तो पहला तो मैंने बता दिया एक्चुअली। सो कौन सा टाइप है? पहला क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और एक कौन सा है? शाबाश, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, शाबाश। और एक इसी तरह क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? ऐसे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, 1 पेयर मतलब 2। ठीक है ना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। इसमें 2 पेयर हो गए, है ना, 2 पेयर आर शेयर्ड, और इसमें 3 पेयर हो गए।
मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, बिटवीन द टू एटम्स, चाहे वो सिमिलर टाइप के हो या डिफरेंट। मैंने O2 लिया, जरूरी नहीं है, कोई भी आप ले सकते, ठीक है। टेक एन एग्जांपल H2 है ना, तो कैसे होता है, ये हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या हासिल कोशिश करता है, नियरेस्ट नोबल गैस, कौन है इसका नियरेस्ट, हीलियम, उसके पास 2 होते हैं लास्ट में, तो ये ड्यूप्लेट बनाने की कोशिश करता है, बन गया, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ एग्जांपल अभी दी थी मैंने क्या, O2 की, तो क्या होता है आपके पास, अच्छा अगर O2 को छोड़ के कुछ और, चलो अभी देते हैं, तो O2 में ऐसे O डबल बॉन्ड O अभी बोला था मैंने, और यहाँ पे लोन पेयर इसके पास रहते हैं। ट्रिपल कोवलेंट में N2 है ना एग्जाम्पल, बता दो N2 कैसे बनता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना सर, सो इसमें 1 2 3 4 5, इस तरह इसके पास भी 1 2 3 4 और 5। अब देखो 2 2 4 5 6 7 8 आगे ना, 8 आगे, इसके पास भी आगे 8 हो गया ना, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर, ठीक है। आई बात समझ, हाँ ये आया समझ थक गई ये आया समझ, ठीक है, इजी है, बचपन में पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, ठीक है। आने वाले वक्त में और भी पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक।